विद्यापीठ में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, सम संख्याओं को जाना था, विषम संख्याओं को जाना था और जो कैटेगराइजेशन था ना रियल नंबर का, उसको मैंने स्टडी किया था। और उसका आज कंसेप्चुअल सेकंड लेक्चर हम कवर करने वाले हैं, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। इसके बाद में ये चैप्टर है ना, इसका कंसेप्चुअल लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, फिर सीधा का सीधा हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज मुझको स्टडी करना है रेशनल नंबर्स, जिनको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इससे पहले मैं बता दूं, जो पूर्णांक मैंने पढ़ा था ना, पूर्णांक वो क्या था, वो सेट था नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो का। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले पूर्णांक को ऊपर लिख लिया। ठीक है, अब जब हम रेशनल नंबर्स को स्टडी करेंगे, इससे पहले मैं बात करूँ ना फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन को हर किसी स्टूडेंट ने पहले पढ़ा होगा, यानी भिन्न, कि अंश बटे हर की फॉर्म में यदि किसी नंबर को हम डिनोट कर दें, रिप्रेजेंट कर दें, तो वो एक भिन्न का रूप ले लेती है। ठीक है, तो उसी फॉर्म को, उसी रूप को यहाँ पे हम जो है ना बोलते हैं रेशनल नंबर। सिर्फ कंडीशन से एक अप्लाई हो जाती है, उसको मुझे स्टडी करना है। यदि किसी नंबर, ठीक है, जैसे a अपॉन बी है, जहाँ a को मैंने अंश बोला, b को हर बोला, कंडीशन से अप्लाई होती है, वो ये है कि a और b पूर्णांक हो और b का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो। b इक्वल, बराबर का साइन लगा के ऊपर से टेपर ऐसे कट कर दें तो इसका मतलब है कि बराबर नहीं है, या डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, यानी v डज नॉट इक्वल टू जीरो। b का मान कभी भी शून्य नहीं ले सकते और a का मान कुछ भी ले सकते। ये जो मैंने पूर्णांक इंटीजर्स का जो सेट लिखा है, इसमें से a की वैल्यू को कुछ भी ले सकते हो तुम। ठीक है, खाली v की वैल्यू जो है ना, v की वैल्यू को कभी शून्य छोड़ के कुछ भी ले सकते हो, ये कंडीशन है। ठीक है, तो a और b पूर्णांक हो तथा b डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस कंडीशन को अब a अपॉन b यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म पे अप्लाई करें। a की वैल्यू को मैं 4 ले लूँ। ठीक है, a अपॉन b मैंने लिखा, a की वैल्यू को यहाँ से स्टार्ट करते, जैसे मैंने ये लिखा था ना अपना इंटीजर्स का सेट। ठीक है, -4 से स्टार्ट करते, a की वैल्यू को -4 लिया और v को 1 लिया, तो -4 अपॉन 1 यानी कि -4 हो गया। ऐसे सेकंड केस में a की वैल्यू को 3 लिया, -3, और b की वैल्यू को 1 ही रखा मैंने। ठीक है, तो -3 अपॉन 1 इज इक्वल टू -3। ऐसे नेक्स्ट केस में -2, a की वैल्यू को -2 लिया और v की वैल्यू को 1 ही रखा। v की वैल्यू को 1 ही रखेंगे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ये जो मैं सीरीज फॉर्म कर रहा हूँ उसके लिए, तो ये -2/1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट केस में -1 अपॉन 1 बराबर -1। ऐसे a की वैल्यू को यदि हम शून्य ले लें और v की वैल्यू को 1 ही रखें, तो 0/1, यानी कि जब भी किसी नंबर, यानी कि शून्य को जब भी किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा शून्य आता है, तो ये हो गया शून्य। फिर नेक्स्ट केस में a की वैल्यू को 1 ले लूँ और v की वैल्यू को 1 ही रखूँ, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर नेक्स्ट केस में a की वैल्यू को +2 ले लूँ, +2 लिया मैंने। ठीक है, और 2/1 इज इक्वल टू 2 हो गया। नेक्स्ट केस में a की वैल्यू को 3 लिया और b की वैल्यू को 1 ही रखा, तो 3/1 इज इक्वल टू 3 हो गया। फिर नेक्स्ट केस में a की वैल्यू को मैंने 4 लिया और v की वैल्यू को 1 ही रखा, तो 4/1 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो ये देखिए, ये जो सीरीज मेरी फॉर्म हो रही है ना, एक ये सेट फॉर्म हो गया, ये पूर्णांक का सेट फॉर्म, जिसे इंटीजर्स इंग्लिश में कहते हैं, इंटीजर्स का एक सेट फॉर्म हो गया। तो यहाँ से हम निष्कर्ष ये निकल के आता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि सभी जितने भी पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मैं सब कैटेगराइजेशन, जैसे मैंने उसमें पढ़ा था ना पूर्णांक में फिर से विभाजित किया था कि ये वाला जो पार्ट होता है ना, 0 से आगे का पार्ट है ना, ये वाला 0 से आगे का, 1 से जो स्टार्ट होता है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये नेचुरल नंबर का सेट फॉर्म हो गया। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि सभी के सभी, यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर जो है ना, प्रत्येक या सभी नेचुरल नंबर जो है ना, वो रेशनल नंबर्स का पार्ट है, यानी कि रेशनल नंबर है, जिनको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या है। ऐसे यदि 0 से स्टार्ट करते, मैंने बोला था 0 से पहले नंबर इनकम्प्लीट थे, 0 आने के बाद में ये पूर्ण संख्याएं बन गई। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्याओं का सेट बन गया। 0 से लेके आगे पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ जाएंगे, 0 से लेके आगे बढ़ते जाओ तो प्लस के इन्फिनाइट तक, ये जो सेट बना ना मेरा, ये बना है पूर्ण संख्याओं का। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि निष्कर्ष निकल के आता है
कि ये जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भी मेरी पूरा का पूरा क्या है, रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्याएं होती है। ठीक है, ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं पूर्णांक, सभी पूर्णांक, वो तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। ठीक है, इसमें एक चीज और बचती है कि जो फ्रैक्शन होती हैं भिन्न, प्रत्येक फ्रैक्शन, हर एक भिन्न जो है ना वो परमेय संख्याओं का पार्ट होता है, यानी कि परमेय संख्याएं ही हैं। ठीक है, अब जो है ना रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं को डिफाइन मैंने कैसे किया वो तो पता ही है, नहीं तो फिर से मैं एक बार करता हूँ। यदि किसी नंबर को a/b की फॉर्म यानी कि अंश बटे हर की फॉर्म में लिखें जहाँ a और b पूर्णांक हो और b का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो, तो इस तरीके इस टाइप के जो भी नंबर फॉर्म होंगे बनेंगे उनको हम बोलेंगे रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं को हम a/v की फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, a/v की फॉर्म में डिनोट किया। ठीक है, फिर इनको डिवाइड करके देखा कि a को b से डिवाइड करते तो कंडीशंस क्या बनती है, जो 3 कंडीशंस बन रही हैं उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, a/v को पहला बोला, पहला केस क्या है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, यदि कोई सा भी a/b की फॉर्म का नंबर है, ठीक है, और उसमें ना डिवीजन परफॉर्म करने के बाद में डेसिमल आता है, डेसिमल मतलब दशमलव, दशमलव आने के बाद में, दशमलव के बाद में टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट को इंग्लिश में जो टर्मिनेट वर्ड है इसे हिंदी में कहते हैं समाप्त या समापन। ठीक है, खत्म हो जाता है। जैसे 20 में 2 का भाग दो तो 10 हुआ, 10 के बाद में समाप्त हो गया। ऐसे यदि मैं 21 में 2 का भाग दूं तो 10.5 होगा। देखो 10 के बाद में पॉइंट आया, फिर 5 के बाद में टर्मिनेट हो गया। यदि 5 के बाद में मैं 0 लिखता जाऊँ, 0 0 0, तो उस 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि 0 के बाद में कोई एक नंबर नहीं है, एक नंबर को फॉलो कर रहा है 0, तो इस वजह से 0 का इंपॉर्टेंस नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, इस केस में 1/5 मैंने लिखा, फर्स्ट केस। ठीक है, 1/5 लिखा तो 5 से डिवाइड किया 1 को तो 0.2 आ गया। इसके आगे यदि मैं 0 अपनी तरफ से लिख दूँ, कितने भी लिख दूँ, उनका कोई इंपॉर्टेंस, कोई महत्व तो है नहीं। ठीक है, तो कंसीडर करिए कि मैंने यहाँ 0 लिख दिया। ठीक है, लेकिन उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यदि मैंने 4 0 माना कि लिखा, ठीक है, यदि डिवीजन जो है ना, डिवीजन प्रोसेस यानी भाग की प्रोसेस मेरी आगे आ रही, इसमें 4 0 आने के बाद में 5 6 10 5 6 9 आ रहा, तो वो 0 का इंपॉर्टेंस है। यदि एक डिजिट के बाद लगातार 0 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तुम अपनी तरफ से लिख दो तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसे 2/8 ले लो तो 0.25 हुआ। ठीक है, 25 ये भी देखो टर्मिनेट हो गया, 2 डिजिट के बाद में भाग की जो प्रोसेस है ना वो खत्म हो गई। ठीक है, इसे हिंदी में बोले ना कि भाग की प्रोसेस है ना खत्म हो गई। तीसरे केस में 25/10 लिया तो 25/100 लिया, 25 को 100 से भाग करेंगे ना तो 0.25 हो गया। ये भी ना 2 डिजिट के बाद में ना टर्मिनेट हो गई, यानी कि समाप्त हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, ऐसे थर्ड केस में 987/1000 मैंने ले लिया तो 987 को 1000 से जब भाग देंगे ना तो 0.987, 3 डिजिट के बाद में ये समाप्त हो गई। यदि इसके बाद में ये जो डिजिट आ रहे हैं ना, इसके बाद में अपनी तरफ से किसी में 0 लिख दूँ, जैसे 2 लिख दिया, 3 0 लिख दिया, तो इस 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि एक ही डिजिट जो है ना, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, वो 0 है, और 0 के बाद में कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है। नॉन जीरो डिजिट आ जाएगा तो फिर उसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यानी कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि टर्मिनेट तो मेरा एक डिजिट के बाद ही हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने हटा दिया। इस चीज़ को मैंने क्यों समझाया है वो आगे पता चलेगा। सेकंड केस मैंने लिया, सेकंड टाइप के जो नंबर होते हैं ये 9th और 10th में डेसिमल एक्सपेंशन है ना उसका फॉर्म है, वहाँ पे ये काम आती है चीज़ें। ठीक है, तो इस टाइप की जो डिवीजन प्रोसेस होती है, भाग देने पे इस टाइप के जो केसेस बनते हैं उनको हम बोलेंगे समापन या शांत। अब सेकंड टाइप मेरा आता है टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग। रिपीटिंग या रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट, मतलब बार बार आने वाले, दोहराने वाले या पुनरावृत्ति वाले। ठीक है, यानी कि जैसे नाम से पता चल रहा है, रिकरिंग का भी वही मतलब होता है रिपीटिंग, बार बार आने वाले डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इनको हिंदी में कहते हैं आवर्ती, अनवसानी, पुनरावृत्ति या दोहराने वाले नंबर। ठीक है, इस टाइप के नंबर जो होते हैं, जैसे डेसिमल के बाद में सुनना मुझे कायदे से, ठीक है,
डेसिमल पॉइंट के बाद में एक या एक से अधिक डिजिट का पीरियोडिकली, आवर्ती, हिंदी में जिनको कहते हैं आवर्ती, इस आवर्ती वर्ड जब भी कहीं भी आएगा, ठीक है, चाहे मैथ में या फिजिक्स में या साइंस में, केमिस्ट्री में आएगा, ठीक है, ज़्यादातर तुम्हारा, तो आवर्ती का मतलब होता है एक टाइम के बाद में वही चीज़ फिर से रिपीट होने लगती है, ठीक है, फॉलो करती है उसी चीज़ को। तो देखो मैंने क्या बोला, पीरियोडिकली, एक या एक से अधिक अंक दशमलव के बाद में दोहराते हैं, बार बार आते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट केस में मैंने लिया 1/9, 9 से 1 को जब डिवाइड करेंगे यानी डिवीजन परफॉर्म करेंगे, भाग देंगे, तो 0.1111 ऐसे आएगा। यहाँ से देख के तुम्हें एक चीज़ पता चलती है कि डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, वो है 1। 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, रिपीट कर रहा है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3-4 के बाद में लिख लो, जब एक ही चीज़ आती है। यहाँ जो मैंने 0 लिखा था उसका बस सिर्फ इतना ही अंतर था, ठीक है, 0 कितनी भी बार लिख दो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अब क्या है, 0 को तो अंडरस्टूड रहता था, यहाँ नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो की जब भी रिपीटिशन होता तो उसके ऊपर एक डिजिट का यदि रिपीटिशन हो रहा है, एक डिजिट बार बार आ रहा है, दोहरा रहा है, तो उसके ऊपर बार लगा देते। 2 अंक यदि दोहराएंगे दशमलव के बाद में तो 2 के ऊपर बार लगाएंगे, ऐसे 3 अंक दोहराते रहेंगे तो 3 अंक के ऊपर बार लगा देंगे, 4 होंगे तो 4 के बाद में ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। जितने अंक रिपीट होते, पीरियोडिकली का मतलब यही है कि जैसे एक है ना, एक अंक आया 1 के बाद में फिर 1 रिपीट हुआ, तो 1 का रिपीटिशन बार बार हो रहा है। आगे चलिए, 2/9 सेकेंड केस लिया, इसमें 0.2222 आ रहा, तो देखिए यहाँ 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि 2 बार बार आ रहा है, ठीक है, तो मैंने 2 पे बार लिख दिया। इसे लिखने का एक तरीका होता है वार, जो डिजिट रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद में, उस एक या एक से अधिक डिजिट हो रहे हैं तो एक से अधिक के ऊपर हम ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसे बार पढ़ते हैं, BAR, ठीक है, बार। सेकंड, ऐसे 2 का रिपीटिशन हो रहा था तो 2 के ऊपर मैंने बार लगा दिया था। थर्ड केस में आया 1/3, एक को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3333 डॉट 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 ये चलता ही रहेगा, ये चीज़ कभी जो है ना ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ जो है ना 3 का रिपीटिशन हो रहा, तो मैंने 3 के ऊपर 0.3 के ऊपर बार लगा दिया तो 3 हो गया, ठीक है। यहाँ देखो टर्मिनेटिंग मैंने क्यों बोला था, इनको टर्मिनेटिंग क्यों बोला जबकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग बोलने की वजह यही है कि एक या एक से अधिक अंक का रिपीटिशन होता है। क्या होता है, रिपीटिशन होता है। यदि रिपीटिशन वाला केस है तो उनको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। यहाँ भी जैसे इसके बाद में 0 में 10 20 50 बार लिख दूँ तो मैं बोलूँ कि 0 रिपीटिशन हो रहा, 0 का कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं, तो वहाँ उसको अंडरस्टूड नहीं करते, वहाँ पे उसको छोड़ देते, लिखते नहीं है। लेकिन जब नॉन जीरो डिजिट का रिपीटिशन होता है तो उसे लिखना होता है, उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, बार करके लिख देते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना सा अंतर है। ये दोनों के केस है ना टर्मिनेटिंग के केस में आएंगे, टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म होंगे ये, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए। 1/3 का केस लिया, फिर 1/7। 7 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 0.14285 के बाद में अब रिपीटिशन हो रहा, देखो कितने डिजिट के बाद में, 6 डिजिट के बाद में, फिर आया 14285 तो ये 6 डिजिट के बाद में रिपीटिशन हो रहा, तो यही मैंने लिखा यहाँ पे 0.14286 से 6 डिजिट हो गए, तो 6 डिजिट के ऊपर मैंने बार लिख दिया। एक डिजिट होता था तो एक डिजिट का रिपीटिशन होता था तो एक डिजिट, जिस डिजिट का रिपीटिशन हो रहा उसके ऊपर बार लिखते थे। 2 डिजिट का रिपीटिशन हो रहा तो जिन 2 डिजिट का रिपीटिशन हो रहा उनके ऊपर बार लिखते थे। ऐसे 3 का हो रहा तो जिन 3 डिजिट का रिपीटिशन हो रहा ना, यानी दोहरा रहे हैं, उनके ऊपर बार लिख रहे थे। अभी 6 डिजिट हुआ तो 6 के ऊपर बार लिख दिया, ठीक है। ऐसे 22/7 की जो वैल्यू होती है ना, 22/7 को 22 को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे ना तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। मतलब इस तरीके से ये चलता रहता है। 3.7 या 8 डिजिट के बाद में ये फिर से रिपीटिशन शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी पीरियोडिकली रिपीटिशन। तो वही चीज़ है ना, ऐसे करके 7 या 8 डिजिट के बाद में मैंने लिख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना तुम्हारी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि बताओ 22/7 क्यों रेशनल नंबर है, जबकि पाई का केस अभी आ गया तो 22/7 की हम बात करेंगे, और जबकि पाई जो है ना वो अपरिमेय संख्या है।
तो 22/7 जो है ना रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या होने की वजह ये है कि पाई की वैल्यू को जो हम लिखते हैं ना, पाई इक्वल टू 3.14 जो लिखते हैं ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की, ठीक है, वो उसे आगे डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से तुम्हें वहाँ पे एग्जाम में दिखाना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट केस ले रहे हैं, जैसे 1/11 का मैंने लिया, ठीक है, तो 11 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.090909, इसमें 2 डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है, दोहरा रहे हैं बार बार 0 और 9, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.09 का रिपीटिशन, उसके ऊपर बार लगा दिया। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब जो है ना मैं बात करूँगा ना थर्ड केस। थर्ड केस अपना बनता है, थर्ड केस में कोई नंबर को मैं लेके चलता हूँ, ठीक है, थर्ड केस में किसी भी नंबर को लेके चलता हूँ, जैसे ये है पाई की वैल्यू ही ले ले रहे, सबसे पहले पाई की वैल्यू ले रहे, ठीक है। पाई की वैल्यू जो है ना 3.14 डॉट 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 ये चलती रहती है। यहाँ पे जो वैल्यू थी ना 7 या 8 डिजिट के बाद में रिपीटिशन 22/7 का था, लेकिन पाई का नहीं, पाई की वैल्यू अलग है। ये जो वैल्यू होती है ना 22/7, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग मान होता है, इस वजह से 22/7 को परमेय संख्या कहते हैं। अब जो है ना नेक्स्ट केस पाई की वैल्यू, इसे पी आई लिखते हैं, पाई 3.14 डॉट डॉट डॉट। यदि किसी नंबर यानी कि a/v की फॉर्म को लिखें, a/v, ठीक है, और ये जो डेसिमल के बाद में कोई नंबर आ रहा है, जैसे 0 या यहाँ पे नॉन डेसिमल नंबर है, उसके बाद में कोई आ रहा है, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 8 6 7 8 9 0, अब इस तरीके के नंबर आएंगे। इस तरीके का मतलब है कि डेसिमल के बाद में कभी भी नंबर रिपीट नहीं करेंगे, पीरियोडिकली रिपीट नहीं करेंगे, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये प्रोसेस भाग देने का जो सिलसिला मेरा चल रहा था वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरीके से जो नंबर फॉर्म होंगे उनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं, इररेशनल नंबर इंग्लिश में इनको कहते हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस को मैंने लिखा है, जिनको a/v की फॉर्म में ना लिख सके, देखो कहीं लिख पा रहे, नहीं लिख पा रहे। a/v की फॉर्म में अभी तक क्या हो रहा था कि a/फर्स्ट केस में मेरा जो समापन हो रहा था, ठीक है, टर्मिनेट हो रहे थे, सेकंड केस में भी टर्मिनेट हो रहे थे, लेकिन रिकरिंग या रिपीटिंग थे। इस केस में क्या है, रिकरिंग भी नहीं है, लगातार मतलब रिपीट भी नहीं हो रहे और टर्मिनेशन भी नहीं हो रहा, मतलब भाग देने का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं हो रहा। तो इस तरीके के जितने भी नंबर बनेंगे उनको हम कहते हैं अपरिमेय, इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। a/v की फॉर्म यदि इस फॉर्म में आ रही, कभी भी ये सिलसिला लगातार चलता रहता, मुझे भी पता नहीं कितना जाए, मतलब बहुत लंबे टाइम तक, जैसे पाई का मान है। तो इस तरीके के नंबर होते हैं, उनको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। सेकंड नंबर आता है ई, जैसे यूलर संख्या कहते हैं, इसका मान होता है 2.7182, ये भी लगातार चलता रहता है, इसका भी है ना फिनिश ही नहीं होता है कभी भी, इसे भाग देते जाओ, इसका मान बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। फिर गोल्डन अनुपात, इसे साई से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं गोल्डन रेशियो, इसकी वैल्यू होती है 1.6180, ये डॉट 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 आगे तक चलती रहती है, 3 या 4 डिजिट बाद के बाद अपन ज़्यादातर जितनी भी मैथ की कैलकुलेशन होती हैं उसमें 3 या 2 डिजिट तक ही अपन रखते हैं, 4 तक बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए। तो 1.61 मैंने 4 डिजिट तक यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा इरेशनल नंबर जो होते हैं √2, √3, √4, √6, √10, √4 नहीं, क्यों होते हैं देखो मैं बताता हूँ। यदि किसी नंबर पे, ठीक है, क्या नॉन स्क्वायर नंबर मैं बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना है। नॉन स्क्वायर का मतलब ये है, जैसे 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो 9 को छोड़ दो। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, उसे छोड़ दो। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, उसे छोड़ दो। नॉन स्क्वायर नंबर जितने भी हैं उनको छोड़ने के बाद में जितने भी नंबर हैं उन सबके ऊपर ब्रैकेट वो लगा दो, स्क्वायर रूट, वो जितने भी नंबर होंगे वो सबके सब तुम्हारे ना इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं बनेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई, यानी कि किसी भी नंबर पे जैसे 4, 9, 16, 25, 36, 49 के बाद 7 का स्क्वायर 49 हुआ, फिर 8 का 64, फिर ऐसे 9 का 81, 10 का 100, इनको छोड़ के जितने भी नंबर हैं उन सब पे किसी पे भी स्क्वायर रूट लगा दो तो वो सभी नंबर जो होंगे वो बोलेंगे उनको हम अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दूसरा ए और बी, जहाँ ए और बी क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, क्या निगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में यदि अपरिमेय संख्याएं मुझे निकलनी हो तो स्क्वायर मैंने कैसे बोला था अभी,
स्क्वायर रूट करो a/b, ये निकलेंगे। ठीक है, कंडीशंस उसमें क्या है, a और b, मैं लिख देता हूँ a एंड b। a और b जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव पूर्णांक होने चाहिए, निगेटिव नहीं हो सकते। निगेटिव हो गया तो फिर क्या हो जाएगा कि वो जो नंबर्स हैं ना आगे चल के कि एक जो है ना काल्पनिक नंबर की फॉर्म में आ जाएंगे, वो तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं है, वो आगे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और थी, मुझे प्रॉपर्टीज पढ़नी थी रेशनल नंबर की, मैं थोड़ा सा उस पर चला गया था। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, जैसे एक रेशनल नंबर मैं कोई सा भी ले लूँ, जैसे एक रेशनल नंबर मैंने 3 ले लिया, ठीक है, जैसे ये वाला था, ठीक है, 3 भाग दे के ही आया था। ठीक है, या ऐसे ले लेते हैं 1/2 और 3/2। ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया इसे समझाने के लिए Q1 + Q2। Q1 का मतलब है कि पहला रेशनल नंबर है, दूसरा Q2 सेकंड रेशनल नंबर है। यदि एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से प्लस का मतलब जोड़ रहे हैं तो Q मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को Q से डिनोट किया था, Q यानी कि रेशनल नंबर बनेगा। ठीक है, हमेशा रेशनल नंबर बनेगा। ये प्रॉपर्टीज है, इस पे तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उस चीज़ को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे एक रेशनल नंबर Q1, देखो ये होता कैसे, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इसकी वैल्यू है ना पहले मैंने Q1 की वैल्यू को 1/3 ले लिया, 1/3। ठीक है, और B की वैल्यू को मैंने ले लिया 2/3 या माइनस का 2/, तो 3/3 का मतलब क्या हुआ, एक जो है ना मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। देखो ये है ना, मैंने यहाँ पे दिखाया था एक रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर का फॉर्म बनेगा। और फ्रैक्शन फॉर्म में बनता है, वो प्लस या माइनस में होता है, वो भी मेरा रेशनल नंबर का ही फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से जब भी जोड़ेंगे तो हमेशा वो रेशनल नंबर का ही फॉर्म बनेगा। ठीक है, सेकंड केस में मैं क्या करता हूँ, जैसे Q1 से Q2 को घटाया, यानी कि एक रेशनल नंबर से दूसरे रेशनल नंबर को जब माइनस करेंगे तो वो फॉर्म भी आएगी ना, वो हमेशा रेशनल नंबर की फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो ये जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, ठीक है, यहाँ पे 3/4 ले लो, 3/4 माइनस और 2/3 ले लो। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा 2/4 में लिख लेता हूँ सिंपल करने के लिए, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/4। ये प्लस का आया है, माइनस का भी आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो नंबर है ना, ये मेरा क्या है, Q मतलब मैंने रेशनल नंबर, Q डिनोशन है किसका, रेशनल नंबर को, तो मैं पूरा ना लिख के यहाँ पे Q लिख दिया है। Q मतलब ये रेशनल नंबर है। ठीक है, थर्ड केस में एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, एक रेशनल नंबर को Q1 = Q2, Q1 मतलब पहला रेशनल नंबर, Q2 मतलब दूसरा रेशनल नंबर, Q मतलब रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे ये नंबर था 1/3 और 2/3, इनको गुणा करोगे तो कितना होगा, 1/3 गुणे 2/3 करोगे तो 2/9 हो जाएगा, वो भी एक रेशनल नंबर है। ये वाला ले लो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 2 और 3/8 हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर ही होगा, माइनस का हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यानी कि थर्ड केस में भी जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, -1/2 गुणे 2 ले लिया तो 2 एकम 2 -1 आ गया। -1 एक रेशनल नंबर है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर। अब आता है अपना फोर्थ केस, एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो कंडीशन लगती है कि जो सेकंड रेशनल नंबर है, जैसे a का मान मैंने लिया, a का मान 3/2 लिया, Q1 का मान पहले वाले का तो मैंने ले लिया। अब दूसरा वाला जो है ना उसे लिया मैंने 1/2। ठीक है, इस तरीके से भाग देंगे। लेकिन Q2 जो है, फिर मैंने लिखा है Q2 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी दूसरा वाला रेशनल नंबर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर 0 जो है ना, 0 से जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड आता है, उसे इंग्लिश में जो है ना इन्फिनिटी भी कहते हैं। इन्फिनाइट जैसे ये बनाते हैं ना, इस तरीके का, इसका मतलब अनडिफाइंड, जिसे परिभाषित नहीं किया जाता। मैथ में जो होता है ना, 0 से भाग देना परमिशिबल नहीं है, 0 से किसी नंबर को भाग नहीं दे सकते, उसे डिफाइन नहीं कर सकते इस वजह से। ठीक है, तो मैथ में कभी भी 0 से डिवाइड का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं अपने यहाँ भी। ठीक है, Q1/Q2 की बात करेंगे ना, यानी एक नंबर ये है, दूसरा ये है। इस तरीके से जब रेशनल नंबर लिखे होते हैं ना फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इनको सिंपल कैसे करते हैं, फर्स्ट वन को फोर्थ वन से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करेंगे, मतलब 3 × 2। ठीक है, फिर बटे
दूसरे को तीसरे से करेंगे, 2 गुणे 1, ये हो गया, आंसर आया 3। 3 जो है ना मेरा एक रेशनल नंबर है, देखो यहाँ पे 3 रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब कंडीशंस इसमें एक थी, जब भी डिवाइड करेंगे ना Q1 अपॉन Q2 जब भी करेंगे तो Q2 का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन जीरो होना चाहिए। उस केस में है, क्यों, यदि मैंने जीरो ले लिया तो मैंने तुम्हें बताया कि जीरो से भाग जो है ना परमिसिबल नहीं होता मैथ में, क्योंकि वो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है, इन्फिनिटी जिसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आज का जो लेक्चर है ना, बेसिकली मैंने दोनों लेक्चर को कवर कर दिया, जिसमें कॉन्सेप्चुअल जो अपना था ना, नींव जो बनाना था वो तो मैंने बना दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट केस से, यानी कि जो अगला लेक्चर होगा उसमें सीधा का सीधा अपन जो है ना एक्सरसाइज पे जाएंगे, वहाँ से अपना सीधा का सीधा 1.1 से स्टार्ट करके ना आगे का कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।